नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में। आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन। ये एक भौतिक विज्ञान का विषय है और प्रकाश से संबंधित है। तो आइए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। देखो होता क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। यानी जैसे हम यहाँ देखते हैं वायु और मान लें यहाँ पे जल है। अर्थात जब वायु की किरण प्रकाश की किरण वायु से जब जल में प्रवेश करेगी तो वो इस प्रकार से सीधी नहीं जाती, वो किरण थोड़ी मुड़ जाती है इस प्रकार से, अर्थात अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को कहते हैं अपवर्तन। परिभाषा क्या होगी? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पृथक करने वाले तल से अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। इसे हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के लिए शर्त है कि वो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो ही वो मुड़ेगी, एक माध्यम के अंदर किरण नहीं मुड़ती है। तो ये था अपवर्तन। अब देखो ये होता क्या है, होता क्यों है, इसका कारण क्या है? तो कारण को समझने के लिए हमें समझना होगा माध्यमों को, क्योंकि दो माध्यम में होती है, एक से दूसरे में जाएगी तब। और हम जानते हैं कि जैसे ठोस, द्रव और गैस, तीन ही माध्यम हो सकते हैं पृथ्वी पे। तो जैसे ठोस के कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, एकदम चिपके हुए रहते हैं, गैप नहीं होता है। द्रव के कणों में कुछ गैप होता है, अर्थात वो थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस के कण है वो बहुत दूर दूर होते हैं। और इसको हम समझा सकते हैं घनत्व से, क्योंकि ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, कण पास पास होते हैं। गैस का घनत्व सबसे कम होता है क्योंकि कण बहुत दूर दूर होते हैं। यहाँ पे अपवर्तन के संदर्भ में हम देखेंगे तो यहाँ पे हम एक शब्द काम में लेंगे, प्रकाशीय घनत्व। और घनत्व की जगह भी हम एक दूसरा शब्द काम में ले सकते हैं, सघनता। बात वही है, डेंसिटी या डेंसिटी को भी घनत्व कहते हैं। प्रकाशीय सघनता या प्रकाशीय घनत्व है वो लेंगे। अब देखो, ये समझने के बाद हम ये समझेंगे, हमें ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे दो माध्यम ले लिया, मैंने यहाँ पे वायु माध्यम ले लिया और यहाँ पे मैंने जल माध्यम ले लिया। इस प्रकार से अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इधर जब जाती है तो उस किरण को इधर जाना चाहिए, लेकिन वो इधर नहीं जाती, वो इधर मुड़ जाती है। इस आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। और इस ये किरण मुड़ गई है, इसका अपवर्तन हो गया है, इसलिए इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। देखो वायु है, उस माध्यम को हम कह सकते हैं ये माध्यम विरल है, और इस माध्यम को हम कह सकते हैं सघन है। अब देखो यहाँ पे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वो किधर मुड़ेगी, इस बात का भी हमें पता चलता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण खींच दूं तो इसको बोलेंगे अभिलंब। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब के पास आ रही है। अगर यही किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो आप देखो ये किरण सेम इधर से आ रही है तो वो इधर दूर हो रही है, क्योंकि इस किरण को जाना चाहिए इधर, इधर न जाकर वो विलंब से दूर हो रही है। तो यहाँ जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वो विलंब से दूर हो रही है। तो ये हमें ये ध्यान रखना होगा कि किरण को किधर मोड़ना है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास में लाना है, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर कर देना, ये ध्यान रखना। अब ये होता क्यों है, यानी ये किरण अभिलंब के पास और दूर क्यों आ रही है, अर्थात अपवर्तन की घटना क्यों हो रही है? तो इसका सीधा सा जवाब है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। प्रकाश के वेग में परिवर्तन हो रहा है। हम जानते हैं कि निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग एक वैज्ञानिक था, रोमन ने ज्ञात किया था, और वो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना ये सेकंड में, 3 लाख किलोमीटर प्रकाश एक सेकंड के अंदर चलता है। आप सोचो यहाँ पे जैसे ये जल है, अर्थात इसके कण थोड़े पास पास हैं, और ये वायु है तो थोड़े कण इसके दूर दूर है। आप सोचो अगर मान लो आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और यहाँ ये कणों का मतलब सोच सकते हो आप भीड़, यहाँ पे भीड़ कम है, यहाँ पे ज्यादा है। जब आप कम भीड़ से ज्यादा वाली भीड़ में जाएंगे तो गाड़ी की रफ्तार अपने आप कम हो जाएगी। अर्थात जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, इधर से जब इधर जाएगा तो प्रकाश का वेग कम हो जाएगा। उल्टा कब होगा? जब प्रकाश सरल माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो प्रकाश वेग का वेग बढ़ जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो, भीड़ वाली में जगह में गाड़ी चला रहे हैं धीरे चलाएंगे, और भीड़ हट गई तो आप गाड़ी को तेज कर लेते हैं, अर्थात उसका वेग बढ़ जाता है। तो ये एक अंतर था कि वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन होने के कारण ही किरण है वो अपने पथ से मुड़ जाती है। इसको सरल हम एक बार और समझ लेते हैं इस प्रकार से। जैसे मान लो
ये दो माध्यम लिए हैं मैंने, एक माध्यम लिया है विरल यानी ये वायु है, और दूसरा कोई सा भी माध्यम हो सकता है, ये सघन माध्यम है। इसके 90 डिग्री पे हम जो खींचते हैं उसको हम कहते हैं अभिलंब। यहां से अगर कोई किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण आई। जब ये किरण इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये किरण सीधी न जाकर थोड़ी मुड़ेगी और विरल से सघन में आ रही है तो ये किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी। इस किरण को बोलेंगे अपवर्तित किरण, क्योंकि इसका अपवर्तन हो गया है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है इस कोण को कहते हैं हम अपवर्तन कोण। इस कोण का नाम होगा आपतन कोण। अब ध्यान देने वाली बात ये होती है, अगर मैं इन कोणों के अनुपात की बात करूं तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आएगी तो इस कोण का मान कम हो गया है, और अगर यही किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो इस ये वाला कोण अपवर्तन कोण हो जाएगा, तो इसका मान बढ़ जाएगा। तो इसका मान अपवर्तन कोण का मान कम ज्यादा हो सकता है। कब होगा? विरल से सघन में आएगी तो कम हो जाएगा, और सघन से विरल में जाएगी तो इसका मान अधिक हो जाता है। और इन दोनों कोणों के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, जिसको हम बाद में देखेंगे। अब एक बात और है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी कौन कौन सी चीजें बदलती है, क्योंकि हमें समझना होगा प्रकाश को। एक तो हमने देखा कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, क्या और भी कोई चीजें बदल रही है क्या? यहां मैं बात कर दूं कि प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में जाएगी उस स्थिति में देखो वेग क्या हुआ, सघन से विरल में जा रही है तो वेग है वो अधिक हो जाता है, अभी अपन ने देखा था। और वो मूर्ति किधर है? सघन से विरल में जाएगी तो वो अभिलंब से, जैसे मैं एक चित्र भी बना दूं यहाँ पे मैं मान लेता हूं सघन, यानी यहाँ पे मैंने ले लिया है जल और यहाँ पे ले लिया है मैंने वायु। अब ये अभिलंब खींच दिया है, और अब जो प्रकाश की किरण होगी वो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी इस प्रकार से, यानी इस कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान है वो अधिक हो जाएगा। अब आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ के कण है वो दूर दूर है और यहाँ के कण है वो बहुत ही पास पास है। अब प्रकाश की किरण जाएगी तो इसका वेग कैसा हो जाएगा? वेग अधिक हो रहा है, और वेग अधिक होने के लिए अब हमें इस किरण को समझना होगा। ये जो किरण है वो तरंग के रूप में चलती है, और जो तरंग होती है उसके कुछ गुण होते हैं, उनको हमें समझना होगा। प्रकाश की किरण जैसे इस प्रकार से चल रही है, तरंग के रूप में चलती है, इस दूरी को कहा जाता है आयाम। ये वाली जो दूरी है वो कहलाती है आयाम, और यहाँ एक पूरा राउंड इसको जब लेती है इस दूरी को कहा जाता है तरंग दे रही है। एक होती है आवर्ती, यानी एक सेकंड के अंदर ये कितनी बार ऊपर नीचे होती है उसको कहते हैं आवर्ती। अब देखो वेग जब बढ़ेगा तो इसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, आप ये ध्यान देना। जब इसका वेग बढ़ेगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगी, किरण है, और इस प्रकार से होने का तात्पर्य ये होगा कि अब अगर मैं यहां से लेके यहां तक की दूरी आप यहां देखोगे और यहां देखोगे तो यहां अधिक हो गई। अर्थात मैं यहाँ पे दूसरी बात जो लिखने वाला था, एक तो वेग अधिक हो गया, दूसरी बात मैं लिख सकता हूं यहाँ पे तरंग दे रही है में वृद्धि हो गई है, तरंग दे रही है वो बढ़ गई है। दूसरा अगर देखो यहाँ आयाम की बात करें, ये जो ऊंचाई है वो घट गई है, अर्थात आयाम कम हो गया है। अब आप ध्यान से देखना इस बात को, अगर ये यूं ऊपर जाके ज्यादा ऊपर जाके आएगी और ये वाली दूरी बढ़ेगी तो ये ज्यादा चलेगी, अर्थात वेग है वो तेज हो गया अपने आप ही। लेकिन इसकी आवृत्ति के अंदर, चौथी बात, और कंपटीशन के अंदर बहुत पूछा जाता है इसको, आवृत्ति के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक सेकंड में जितना जाना है, एक सेकंड में जितने कंपन होने हैं उतने होंगे, जितने कंपन है होने हैं उतने ही होंगे, क्योंकि अब अगर ये तेज हो जाएगा तो प्रकाश आगे तक जाएगा, सीधी सी बात है। और अगर ये किरण पास में आएगी तो ये इस प्रकार से हो जाएगी, यानी इसका आयाम बढ़ जाएगा और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तरंग दैर्ध्य घट जाएगी। तो ये कुछ गुण थे जो कंपटीशंस के अंदर पूछे जाते हैं। खास बात है आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयाम की बात करें तो आयाम है वो कम होता है, और तरंग दैर्ध्य और वेग ये दोनों बढ़ जाते हैं। तो हमने कारण को समझ लिया है कि प्रकाश में वेग में परिवर्तन होता है, इस कारण से किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरणों को देखेंगे। जैसे मैं लिख देता हूं पहले,
जैसे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। दूसरा हम देखेंगे पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। तीसरा देखेंगे हम सूर्योदय के समय सूर्य का जल्दी आना और सूर्यास्त के समय लेट जाना और तारों का टिमटिमाना। ये कुछ उदाहरण हम चित्रों की सहायता से समझने वाले हैं और अपवर्तन को हम समझने वाले हैं। देखो सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऐसा प्रयोग भी कर सकते हैं और बच्चे भी आपस में करके देख सकते हैं। जैसे आप एक गिलास लो और गिलास में आप एक सिक्का रख दो, तो वो मान लो आपको दिख रहा है तो आप थोड़ा सा दूर करो, जब दिखना बंद हो जाए तो रोक दो और अब इसके अंदर आप पानी डालो तो वो सिक्का थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, आएगा नहीं, दिखाई देगा और वो सिक्का दिखने लग जाएगा। अर्थात जब पानी नहीं था तो हमें सिक्का दिखाई नहीं दे रहा था, पानी डालते वो सिक्का दिखाई देने लग जाता है। तो आप करके देख भी सकते हैं। होता क्या है, देखो जैसे ये गिलास है और इस गिलास में यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां पे जब सिक्का रखा हुआ है तो वो सिक्का, इससे चलने वाली जो किरण होती है वो इधर आएगी और ये किरण थोड़ी सी अपने पथ से मुड़ जाती है, अर्थात इसको जाना चाहिए इधर और ये इधर न जाकर थोड़ी सी मुड़ जाती है। यहां से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है इस किरण को, तो ये किरण आती हुई कहां पे प्रतीत होती है, ये किरण यहां से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि किरण है वो मुड़ी हुई अपने को प्रतीत नहीं होती है। और यहां दिखाई देने का मतलब देखो, एक तो उसकी लोकेशन चेंज हो गई है, यानी सिक्का है यहाँ पे और दिखाई यहाँ पे दे रहा है। दूसरा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे घटना क्या है, यहाँ पे जल है और वायु है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जा रही है तो वो किरण मुड़ रही है, इसलिए सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। जैसे मान लो ये पानी है और इसके अंदर यहां तक, मान लो हमने यहाँ पे पेंसिल रख दी इसमें, या इधर मुंह बना देते हैं इसका, ये पेंसिल है और पानी के अंदर रखी हुई इस प्रकार से। अब देखो यहां से अगर कोई किरण चल रही है, इधर से कोई किरण जा रही है यहाँ पे, तो इस किरण को जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी, अर्थात ये किरण थोड़ी मुड़ जाएगी। यानी यहाँ से अगर कोई व्यक्ति इसको देख रहा है तो ये किरण यहाँ से न दिखकर ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। और अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं इस प्रकार से, तो अब आप देखोगे कि ये जो पेंसिल है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई या मुड़ी हुई, ये वाला भाग है यहाँ से यहाँ ऊपर भी उठ गया है और थोड़ा पानी के अंदर जो डूबा वाला भाग है वो थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रकाश की ये जो किरण यहाँ से चल रही है, ये किरण यहाँ से मुड़ गई है। इस किरण को सीधा जाना चाहिए था लेकिन गई नहीं है, तो पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना वो भी एक अपवर्तन की घटना है। अब हम बात करते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का दिखाई देना। आप इसको समझो जैसे ये अपनी पृथ्वी है और हम जानते हैं अपनी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल मौजूद रहता है। यहां पे मैं एक रेखा खींच रहा हूं, इस रेखा को कहते हैं हम क्षितिज। अब देखो इसकी खास बात क्या है क्षितिज की, क्षितिज से नीचे कोई अगर वस्तु है तो वो हमें दिखाई नहीं देगी, ऊपर दिखाई देगी। क्षितिज वो स्थान है जहां हम देखते हैं दूर तो आकाश और धरती हमें मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसी को हम कहते हैं क्षितिज। यानी हमें एक पैरेलल दिखाई देता है, उसके नीचे अगर कोई है वो हमें दिखाई नहीं देता है। यहाँ आकाश है, अर्थात यहाँ पे अगर कोई भी चीज है तो वो हमें दिखाई देती है, यहाँ हमें कोई भी चीज है वो दिखाई नहीं देती है। अब देखो होता क्या, मान लो ये सूर्य है, ये सन है, तो अब ये क्षितिज के जब नीचे है तो क्या ये हमें दिखाई देगा, नहीं देना चाहिए, लेकिन देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में पृथ्वी के पास वाली वायु है वो सघन वायु होती है और यहाँ वाली जो वायु होती है वो विरल वायु होती है। ये सघन इसलिए क्योंकि ये ऊपर वाली हवा से दबी हुई है, इसके नीचे वाली जो वायु है उसके ऊपर वाली वायु का भार होता है, इसलिए ये वाली वायु सघन होती है, ये वाली वायु विरल होती है, सघन है। अब आप ध्यान दो, जब प्रकाश की किरण जैसे सूर्य से चलकर यहाँ पे आएगी तो अब ये किरण सीधी नहीं जा सकती, इस किरण को जाना चाहिए इधर सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं जा पाती क्योंकि विरल और सघन दो माध्यम है, इसलिए ये किरण मुड़ जाएगी और इधर मुड़ेगी तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगी। यानी कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो ये वाली किरण उसको कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, अर्थात सूर्य है वो ऊपर दिखाई देगा। देखो सूर्य है वो क्षितिज के नीचे है, अर्थात अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, जब ये ऊपर आएगा तो सूर्योदय होगा, लेकिन सूर्योदय नहीं हुआ है फिर भी सूर्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ऐसा होने से
ऐसे आप मान सकते हो कि 2 मिनट सूर्य अपने को पहले दिख जाता है, सूर्योदय होगा उससे 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिख जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की किरण मुड़ गई है। और सेम ऐसा ही शाम के समय होता है, जब यहाँ पे सूर्यास्त होगा तो मान लो सूर्य यहाँ पे चला गया, क्षितिज के नीचे जा चुका है और अपने को वो दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन वो दिखाई देता है, क्योंकि अगर मान लो इससे कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रही है तो अब ये किरण मुड़ जाएगी, इस प्रकार से सीधी नहीं जाएगी, और इस व्यक्ति को ये वाला सूर्य यहाँ पे दिखाई देगा। देखो सूर्य क्षितिज के नीचे चला गया है लेकिन यहाँ पे दिखाई देगा, तो सूर्योदय होने के बाद भी सूर्य कुछ देर तक और 2 मिनट तक दिखता रहेगा। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गई और 2 मिनट यहाँ पे हो गई, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के समय 2-2 मिनट, यानी कुल 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। अर्थात इस अपवर्तन की घटना के कारण दिन की अवधि 4 मिनट तक बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं लास्ट, तारों का टिमटिमाना। बहुत अच्छे लगते हैं जब हम रात को तारे देखते हैं टिमटिमाते, वो जैसे अपनी ओर आंखें अपनी मिचका रहे हैं और टिमटिमा रहे हैं, ऐसा लगता है अपने को। होता क्या है, जैसे ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का वायुमंडल है, जैसे अभी सूर्योदय सूर्यास्त के समय देखा था कि ये जैसे तारा है यहाँ पे, इससे प्रकाश की किरण चल के आएगी तो यहाँ सघन और विरल है तो वो मुड़ जाएगी, और वायु है वो स्थिर भी नहीं है, वो वायु है वो चलती रहती है। इस कारण से कभी ये किरण अपने को यहाँ पे आएगी, कभी इधर आएगी, इस प्रकार से। तो अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कभी तारा हमें यहाँ दिखाई देगा और कभी हमें तारा यहाँ पे दिखाई देगा, और कुल मिला के बात करें तो तारा हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत होगा। अर्थात तारे हैं ये, तो तारे हैं वो किस लिए टिमटिमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ वायुमंडल में जब प्रकाश की किरण आती है तो उसमें थोड़ा सा विचलन पैदा होता है, तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। खास बात ये होती है कि हमें ग्रह जैसे कि शुक्र ग्रह या मंगल ग्रह वो अपने को पृथ्वी से दिखता है, लेकिन वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास में स्वयं का प्रकाश नहीं है। जैसे चंद्रमा है, स्वयं का प्रकाश नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है, वो परावर्तित होकर आ रहा है, इसलिए वो हमारे पास में सीधा ही आ जाता है, उसका इतना अपवर्तन नहीं हो पाता है, और हमें ग्रह है वो टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। चमकते हुए तारे जैसे दिखते हैं लेकिन टिमटिमाएंगे नहीं, टिमटिमाएगा कौन, तारे ही टिमटिमाएंगे। तो ये था अपवर्तन। पूरा वीडियो देखा आपने, धन्यवाद साथियों।